Good morning students of class 7. Welcome you all to Takshila Model School online YouTube classes, and this is Neha, your social science teacher. So students, in today's lecture we are going to start the new chapter of your book, chapter number 5 of history, architecture as power. So first of all, open page number 32 in your 41 in your books. So on page number 41 there is a chapter number 5, architecture as power. So students, and the topic we will cover in today's lecture is architecture of public use monuments. तो आर्किटेक्चर क्या होता है? बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, टोम्ब्स, टेम्पल्स जो भी बनाया गया है वो सब आर्किटेक्चर में आता है. जो भी कंस्ट्रक्शन की गई है वो सब आर्किटेक्चर में आता है. तो आपने कुतुब मीनार देखा होगा, और कुतुब मीनार के ही साइड में एक मोस्क यानी कि एक मस्जिद भी बनी हुई है जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मोस्क. कुतुब मीनार अपने बहुत सारे रीजंस के कारण फेमस है. एक तो उसकी हाइट, वो सबसे लॉन्गेस्ट मॉन्यूमेंट है एंड हाईएस्ट मॉन्यूमेंट है, और उसकी जो डिज़ाइन है वो उस पर, और उसको जो मटेरियल यूज़ किया गया है कंस्ट्रक्शन में दैट इज़ रेड एंड वाइट सैंडस्टोन. तो ये सारी चीज़ें मिलकर के उसको बहुत ही ज़्यादा फेमस बना देती हैं. मोर ओवर उसके मॉन्यूमेंट की दीवार पर, उस पर होली कुरान जो है उसके फ्रेसेस भी लिखे गए हैं, गूंदे हुए हैं उस मॉन्यूमेंट के ऊपर. तो उस मॉन्यूमेंट को में काफ़ी सारे स्टोरे बनाए हुए हैं. पहला स्टोरे, फिर दूसरा स्टोरे, फिर बिल्डिंग ऐसे ऐसे बन करके वो नीचे से मोटा है और ऊपर जाते जाते पतला होता चला जाता है. तो ये बेसिकली जो स्टोरे है, इन स्टोरेज को क्यों बनाया गया ताकि एक बालकनी निकाली जाए. और पहले के टाइम में इस कुतुब मीनार को यूज़ किया जाता था कि अगर कि लोगों तक कुछ बात पहुंचानी है तो उसके लिए, और अगर लोगों को मस्जिद में बुलाना होता है, जैसे मैंने कहा कि कुतुब मीनार के बिल्कुल साथ में एक मॉस्क भी है, प्रेयर्स के लिए जब मस्जिद में बुलाया जाता है तो इन्हीं बालकनी से आवाज़ दे करके, कॉल करके लोगों को बुलाया जाता है. तो कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन है, यानी कि कुतुब मीनार के कुछ हिस्से, कुछ स्टोरे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस बिल्डिंग को पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं किया. कुतुब मीनार को उसके सक्सेसर यानी कि इल्तुतमिश ने उसे 1230 AD में कंप्लीट कर दिया था. तो इंडिया क्या है, एक बहुत ही ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और ट्रेजर है हमारे देश में, इस चीज़ का खजाना है. लोग हमारे देश में घूमने के लिए इन सब चीज़ों को देखने के लिए आते हैं. और ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो आर्किटेक्चर बना, सबसे ज़्यादा जो फेमस बिल्डिंग्स बनी वो मुगल रूल के रीन में बनी, यानी मुगलों ने बनाए. और पहले लेकिन सुल्तानों को भी, पहले दिल्ली पर सुल्तान का राज था देश पर, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा शौक था. लेकिन बाद में मुगलों का राज हुआ तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का शौक था, आर्किटेक्चर का. उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई. और ऐसा माना जाता है जो गोल्डन रूल है आर्किटेक्चर का वो शाहजहाँ के रीन को माना जाता है, क्योंकि शाहजहाँ बहुत पैसा खर्च कर देता था बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन में. तो इंडियन आर्किटेक्चर दो तरीके के, इन्हीं राजाओं ने, इन्हीं सुल्तानों ने, इन्हीं मुगल रूलर्स ने दो तरीके के बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स बनाए. एक थे पब्लिक यूज़ मॉन्यूमेंट्स, एक थे प्राइवेट यूज़ मॉन्यूमेंट्स. पब्लिक यूज़ मॉन्यूमेंट्स वो सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि सबके लिए यूज़ करने के लिए होते हैं, जैसे कि मोस्क, टेम्पल्स, गार्डन्स, बाउलीज, बाजार, स्टैंड्स, यहाँ सब जा सकते हैं. लेकिन जो प्राइवेट यूज़ मॉन्यूमेंट्स हैं वो राजाओं महाराजाओं ने सिर्फ अपने यूज़ के लिए बनाए होते हैं. तो आज हम सिर्फ पब्लिक यूज़ मॉन्यूमेंट्स पढ़ेंगे. तो पहली बात तो ये कि जो भी मोस्क, टेम्पल्स जो बनाते थे पहले के समय में वो इसलिए बनाए जाते थे ताकि राजा ये दिखा सके कि हाँ, मैं एक सेक्रेट ड्यूटी मानी जाती थी, एक पुण्य का काम माना जाता था राजा का कि उसको टेम्पल्स बनाने चाहिए और सुल्तानों को मस्जिद बनानी चाहिए. तो ये एक उनका सेक्रेट ड्यूटी था. इसके साथ साथ ये होता था कि जितनी अच्छी बिल्डिंग वो खड़ी करेंगे, जितना अच्छा कंस्ट्रक्शन वो करके दिखाएंगे मॉन्यूमेंट में, उतना ही ज़्यादा वो अपनी पावर को दिखा पाएंगे लोगों को
कि हाँ हम इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो शाहजहां ने सबसे ज़्यादा बता चुकी हूँ मैं कि मुगल आर्किटेक्चर का सबसे जो गोल्डन पीरियड था वो शाहजहां का रेन था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स में उसका इंटरेस्ट था, गार्डन्स में इंटरेस्ट था, आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट था। तो और ये जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं इनसे क्या पता चलता है कि टेम्पल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, कि उस समय के राजा महाराजा किस तरीके के धार्मिक थे या कैसा उस समय का पैसों का था, जो उनकी वेल्थ को डिस्क्राइब करता है, यानी कि इकोनॉमी बताता है, और एम्पायर कितना ज़्यादा स्ट्रेंथन था, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जो फोर्ट्स बनाए गए, जो किले बनाए गए, वो इसलिए बनाए जाते थे, बड़े बड़े किले, ताकि कोई एनिमी आकर के उन पर अटैक ना करते। तो फोर्ट्स बेसिकली किले इसलिए बनाए जाते थे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारों के और ऊंचे ऊंचे, ताकि एनिमी से प्रोटेक्शन मिल सके, यानी कि डिफेंस के पर्पज से बनाए जाते थे। और टॉम्स, गुम्बद, मोस्क ये इसलिए बनाए जाते थे ताकि जिसने बनाया है उसको याद किया जा सके। जैसे गुम्बद में किसी को दफना दिया जाता है, इसलिए। तो आर्किटेक्चर ऑफ पब्लिक यूज मॉन्यूमेंट्स में सबसे पहले पड़ता है मोस्क। तो बहुत तरीके की मस्जिद जितने भी मुगल रूलर आए उन्होंने बनाई, ठीक है। इससे वो ये दिखाना चाहते थे कि हाँ हमारे धर्म को हम कितना ज़्यादा मानते हैं और कितना, और उसको और बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। तो ये मोस्क इस पर्पज से बनाए गए। तो काफ़ी सारी मस्जिद बनी, जैसे कि जामा मस्जिद दिल्ली में, बादशाही मस्जिद फतेहपुर सीकरी में, कुव्वतुल इस्लाम मोस्क जो कि कुतुब मीनार के पास साथ में ही बना हुआ है दिल्ली में। तो जामा मस्जिद जो दिल्ली है वो सबसे बड़ी मोस्क है, सबसे बड़ी मस्जिद है हमारे देश की। इसमें इतना स्पेस है कि एक साथ 25,000 लोग मिलकर के खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। जामा मस्जिद बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया हुआ पैलेस है, और इस पर भी होली कुरान के शब्द खुदे हुए हैं। इसमें 4 टावर्स हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हो। तो ये 4 टावर्स हैं और 2 माइनरेट्स हैं। माइनरेट्स वो कहते हैं, जैसे ये माइनरेट्स होते हैं जो नीचे से चौड़ा होता है और फिर ऊपर जाते जाते पतला होता है, तो ये माइनरेट्स होते हैं। लेकिन जो टावर्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये टावर्स होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन माइनरेट्स एंड टावर्स इज दिस। तो जामा मस्जिद में भी काफी जगह बालकनीज जो टावर्स में थी वो बालकनीज छोड़ी गई, जैसे कि कुतुब मीनार में छोड़ी गई, इस पर्पज से कि लोगों को वहां से कॉल करके बुलाया जा सके, वहां इकट्ठा किया जा सके। ऐसे ही जामा मस्जिद में भी टावर्स में बालकनीज को छोड़ा गया ताकि लोगों को प्रेयर के दौरान बुलाया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्पल्स पर। काफी सारे राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने टेम्पल्स बनवाए, मंदिर बनवाए, जो कि उस समय के सेक्रेड बिल्डिंग्स भी हुआ करते थे। मतलब पुण्य स्थल तो थे ही थे, बल्कि इसे ये वो पहले के समय में जो सभा मीटिंग्स करनी होती थी वो भी मंदिरों में ही की जाती थी। और हमारे देश में तो बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी पूरे संसार की धरोहर मानी जाती है, उनको उसमें डिक्लेयर किया हुआ है हमारे कुछ टेम्पल्स को। ऐसा ही एक टेम्पल है सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में है, ओडिशा। ये सन टेम्पल 1250 ईस्वी में बना और नरसिम्हा देव ने बनाया इसे, नरसिम्हा देव फर्स्ट। ये सन टेम्पल नरसिम्हा देव फर्स्ट ने अपनी विक्ट्री, जीत पर बनाया, क्योंकि उसने मुस्लिम्स को हरा दिया था। ये टेम्पल, ये जो सन टेम्पल है कोणार्क का, ओडिशा, इसे सूर्य भगवान के लिए डिवोट किया गया है, सूर्य भगवान के लिए बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि पूरे जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसे सूरज भगवान के रथ की तरह बनाया गया है। उस सूरज भगवान के रथ को 24 व्हील्स हैं, यानी कि 24 पहिए हैं, और 7 हॉर्सेस उस रथ को खींच रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि सूरज भगवान अपने रथ को ले जा रहे हैं। उस मंदिर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। उसमें सूरज भगवान की 3 जगह ऐसी मूर्तियां लगाई गई हैं, इस पोजीशन में सेट की गई हैं कि सुबह के टाइम में सूरज की किरणें बिल्कुल डायरेक्ट एक पर उस पर जाए, सूरज भगवान की मूर्ति पर। दोपहर के टाइम पर डायरेक्ट किरणें सूरज भगवान की दूसरी मूर्ति पर जाए, और इवनिंग में सूरज भगवान की सूरज की डायरेक्ट किरणें
मूर्ति पर जाएं। तो इस तरीके से उन मूर्तियों को प्लेस किया गया टेम्पल के अंदर। सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो सन टेम्पल इज पॉपुलरली नोन एज ब्लैक पगोड़ा टेम्पल। अब आ जाते हैं राजा राजेश्वर टेम्पल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि तमिलनाडु में बना है, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। तो राजा राजेश्वर टेम्पल किसने बनाया? चोलास डायनेस्टी के रूलर्स ने बनाया और ये साउथ थंजावुर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु में है। और इसी राजा राजेश्वर टेम्पल का नाम बदल करके अब बृहदेश्वरा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये बृहदेश्वरा टेम्पल बहुत ही ज्यादा ऐसा यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि इसको माना जाता है कि बहुत ही मोटी मोटी दीवारें हैं और 216 फीट ऊंचाई है इसकी, जिसे कहा जाता है विमान। जब कोई मंदिर ऐसे होता है तो यहां से लेकर यहां तक का जो है वो विमान कहलाता है। ऊपर आपने देखा होगा चोटी होती है, इस चोटी को बोला जाता है शिकारा। अच्छा, ये जो शिकारा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि बृहदेश्वर टेम्पल का ये जो शिकारा है ये 80 टन वेट का है, 80 टन। तो ये बहुत ही ज्यादा है कि इस 216 फीट हाइट की ऊंचाई पर इस 80 टन के वेट को किस तरीके से रखा गया है। तो ये आज तक की मिस्ट्री है, हम सॉल्व नहीं कर पाए कि किस तरीके से ये 80 टन का वेट इतनी ऊंचाई तक पहुंचा करके रखा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं गार्डन्स पर। तो गार्डन्स का सबसे ज्यादा शौक था मुगल रूलर्स को। बाबर जो पहले मुगल एम्पायर के फाउंडर ही थे, तो उन्होंने भी बहुत सारे गार्डन्स बनाए। तो उनका जो फेमस टाइप था, फेवरेट टाइप था गार्डन का, वो फेवरेट टाइप था ये कि पूरे एरिया को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ पर पानी पानी हो और यहाँ पर गार्डन हो। तो इस तरीके के जो गार्डन वो बनाते थे वो उन्हें कहा जाता था चाहर बाग। तो इस तरीके के गार्डन जो मुगल रूलर्स बनाते थे उन्हें कहा जाता था चाहर बाग। इस गार्डन को पर्शियन स्टाइल में बनाया जाता था। पूरे एरिया को 4 हिस्सों में तोड़ करके बीच में पूल्स होते थे या फिर फाउंटेन्स, फुआरे लगा दिए जाते थे। आगरा गार्डन जो कि आज के टाइम में रामबाग गार्डन के नाम से जाना जाता है, हमें ऐसा माना जाता है कि वो पहला चाहर बाग गार्डन था जो कि बनाया हुआ था इंडिया में। उसके बाद बहुत सारे गार्डन बने। हुमायूं टॉम गार्डन इन दिल्ली, शालीमार गार्डन्स एंड निशात गार्डन्स इन कश्मीर। और ताजमहल भी क्या है? ताजमहल भी एक आगरा ही है। ताजमहल जो आगरा में, वो भी क्या है? एक तरीके का गार्डन है। क्योंकि आपने देखा होगा तो ताजमहल के पूरा आसपास चारों तरफ क्या है? गार्डन ही है, पेड़ों से ही कवर है वो। तो वो भी एक तरीके का गार्डन ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई शुड आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू। So students, your first question is, who laid the foundation of Qutub Minar? Who laid the foundation of Qutub Minar? Qutub Minar किसने बनाना शुरू किया था? उसकी नींव किसने रखी थी? Your second question is, which monument stands adjacent to कुतुब मीनार? कुतुब मीनार के सामने मैंने कहा था एक मॉस्क बनाया हुआ है, मस्जिद बनाई हुई है। मस्जिद का क्या नाम है? Which monument stands adjacent to कुतुब मीनार? Your third question is, where Sun Temple is located? Sun Temple कहाँ है? सो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है बाउलीज। तो बाउलीज क्या है? ये एक तरीके के स्टेप वेल्स हैं, यानी कि ऐसे कुएं बनाए हुए हैं, ऐसे
ऐसे कुएं बनाए हुए हैं जिनके अंदर जाने के बहुत बड़े बड़े चारों तरफ सीढ़ियां लगी हुई हैं। तो ये स्टेप वेल्स होते हैं जो पहले के टाइम में बनाए जाते थे, मंदिरों के बीचों बीच बना दिए जाते हैं। तो ये रिजर्वॉयर्स एक टैंक की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनका पानी जैसे मंदिरों में पूजा के लिए भी यूज किया जाता है और इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता था, पीने के लिए भी यूज किया जाता था पहले के टाइम में। तो जो सबसे, और इनको क्या कहा जाता है, बाउलीज। तो जो सबसे पुरानी बाउली है वो माना जाता है अनंताल है, अनंताल बाउली है जो कि दिल्ली में है। उसके बाद गंधक की बाउली जो कि कुतुब मीनार के पास बनी हुई है, होस खास बाउली, अग्रसेन बाउली, बहुत सारे ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए। अच्छा, रानी के वाव जो है वो गार्डन है जो कि गुजरात में है। तो ये रानी के वाव गार्डन्स जो गुजरात में है, इनको वर्ल्ड हेरिटेज, रानी के वाव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है। बहुत सारे बाजार भी पॉपुलर हुए मिडिवल पीरियड के अंदर, जैसे कि चांदनी चौक बाजार जो कि दिल्ली में है, ऐसे ही मीना बाजार में जो रॉयल खानदान की रॉयल क्वींस होती थी, प्रिंसेस होती थी, वो शॉपिंग करने के लिए जाया करती थी। तो मीना बाजार और चांदनी चौक बाजार बहुत ही फेमस बाजार थे जो कि मिडिवल पीरियड में काफी ज्यादा राइज हुए। अच्छा, उसके बाद कुछ टैंक्स का भी पब्लिक यूज के लिए लोगों के बनाए गए, जैसे कि सहस्त्रलिंग तालाब ये एक आर्टिफिशियल वाटर लेक है जो कि टैंक है एक तरीके का, लोगों ने ही बनाया है। गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी में बनाया गया है, ये सोलंकियों के द्वारा बनाया गया है। ऐसे ही बहुत सारे टैंक्स हमारे टेम्पल के आसपास बनाए गए वर्शिप के लिए, पूजा स्थल के लिए, जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल है। और आपने गोल्डन टेम्पल भी देखा होगा, वो भी पूरा पानी के बीचों बीच ही बना हुआ है। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसका दूसरा नाम हरमंदिर साहिब भी है। सो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, your next question is, where is रानी के वाव लोकेटेड? रानी के वाव कहाँ है, कौन सी स्टेट में है? एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज, which two bazaars are famous in medieval period? So students, these 5 question answers you have to do in your fair notebook. So this is all for today. Thank you and have a